हाँ प्रसाद ठीक है दरवाजा बंद कर हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। कल का जो टेस्ट था वो देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया। इनफैक्ट आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए थे। सो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। लास्ट सेशन में हमने कंक्लूड किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। आज हमारा आखिरी का हिस्सा बचा हुआ है, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैं चाहती हूं आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक्स ओपन कीजिए और आ जाए आप लोग ऑन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे आप लोग सब आइए। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, on the basis of performance, contracts are divided into two types: executed contract and executory contracts. On the basis of performance, contracts are divided into two types: executed contracts and executory contracts. नाम में ही देखो सब कुछ लिखा हुआ है, executed contracts, executed contracts, executed contracts। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पे हर वो कोई चीज जो करनी चाहिए थी वो आपने कर ली है, तो माना जाएगा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। हर कोई पार्टी ने अपना रोल ऑलरेडी निभा दिया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल शाहरुख को 50 लाख रुपए आमिर को देने थे, जिसके बदले में आमिर देने वाले थे अपनी गाड़ी। आमिर ने गाड़ी दे दी और शाहरुख ने भी पैसे दे दिए। जिसको जो करना था ऑलरेडी वो कर दिया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। हर वो कोई चीज जो करनी चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट में वो आपने कर ली है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी यहां पे क्या हुआ है, या तो दोनों पार्टीज ने अपना पार्ट नहीं निभाया है, या तो एक आधी पार्टी ने अपना काम नहीं किया है, या तो दोनों भी पार्टीज ने अपना काम नहीं किया है, या तो एक आधी पार्टी जो है उसका ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को मैं और इलैबोरेट करना चाहती हूं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एकदम फिट हो जाए। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल देखो क्या हुआ है, आमिर और शाहरुख के बीच में आज यानी कि है 21 ऑफ मई, आमिर और शाहरुख के बीच में आज 21 मई को ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है कि अगले महीने की 1 तारीख को आमिर देंगे गाड़ी और शाहरुख देंगे पैसा। अब आज जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, बट दोनों भी पार्टीज के ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है। दोनों भी पार्टीज को अपने ऑब्लिगेशंस जो है निभाने हैं आफ्टर अ फ्यू डेज, दैट इज ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे दोनों भी पार्टीज के ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, तो शाहरुख को भी पैसे देना हुआ बचा है और प्लस आमिर को भी गाड़ी देनी बची हुई है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट।
कभी कभार ऐसा भी हो सकता है जैसे कि से फॉर एग्जांपल पूरे के पूरे 50 लाख रुपए जो है शाहरुख ने एडवांस में दे दी है टू आमिर, बट आमिर गाड़ी की डिलीवरी जो है वो देने वाले हैं 1 हफ्ते बाद। अब यहां पे एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन निभा लिया है बट दूसरे पार्टी से ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, तब भी माना जाएगा सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और इट कुड ऑल्सो बी द अदर वे अराउंड, से फॉर एग्जाम्पल आज आमिर ने गाड़ी तो दे दी है बट शाहरुख जो है वो पैसे देने वाले हैं 10 दिन बाद। यहां पे आमिर के साइड से ऑब्लिगेशन हो चुका है बट शाहरुख के नजरिए से अभी तक ऑब्लिगेशन नहीं हुआ है, शाहरुख के नजरिए से ऑब्लिगेशन जो है दैट इज पेंडिंग इन नेचर। अब ऐसे केस में क्योंकि वन ऑफ द पार्टीज का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन executory contract. So in a nutshell, अगर शॉर्ट में मुझे आपको ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को अगर क्लासिफाई करना है, मैं कह सकती हूं either a contract can be an executed contract or an executory contract. Either a contract can be an executed contract or an executory contract. हर वो कोई पार्टी जिसको इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अपना ऑब्लिगेशन निभाना था, अगर उसने निभा दिया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर पार्टीज के ऑब्लिगेशन बचे हुए, सारे पार्टीज के ऑब्लिगेशन बचे हुए, या सारे छोड़ो एक आधी पार्टी का भी अगर ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, तो ऐसे समय पे इस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये दोनों रीड करते हैं, फिर एग्जीक्यूटरी के दो बच्चे हैं, दो टाइप्स है, उसके ऊपर हम जाएंगे। पहले देखते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द एक्ट इज डन मतलब पास्ट टेंस और एग्जीक्यूटेड, तब ऐसे केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे ही ग्रोसरी शॉप में चली गई, मैंने 10 रुपए दिए और चिप्स का पैकेट लिया, मैंने 10 रुपए दे दिए और उसने मुझे चिप्स का पैकेट दे दिया, जिसको जो ड्यूटी निभानी थी वो हमने निभा ली है। अब ऐसे केस में हमारे ऑब्लिगेशंस जो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अराइज हुए थे वो हमने फुलफिल कर दिए, क्योंकि हमने हमारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जबकि एग्जीक्यूटरी क्या होता है, consideration is to be performed in future, it is to be performed in future, then such a contract is known as an executory contract। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने चिप्स का पैकेट तो ले लिया बट मैंने कहा भैया महीने के बाद जितना भी हिसाब होता है वो सारा पैसा जो है मैं आपको इकट्ठा दे दूंगी। अब मैंने चिप्स का पैकेट ले लिया बट अभी तक उसके पैसे दिए नहीं, मेरे साइड से पैसे देना बचा हुआ है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ है ना, यही एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दो काइंड्स में डिवाइड किया जा सकता है। It could either be a unilateral contract or it could be a bilateral contract. It could either be a unilateral contract or it can be a bilateral contract. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, देखो पहली बात तो यूनिलैटरल एंड बायलैटरल ये कोई थर्ड और फोर्थ क्लासिफिकेशन नहीं है। Unilateral and bilateral are a further classification of executory contract. They are further classification of what? Executory contracts. इस समय पे my dear friends, because they are a further classification of executory contracts, हमेशा याद रखना executory मतलब यहाँ पे या तो दोनों पार्टीज का या तो एक आधी पार्टी का ऑब्लिगेशन उनके तरफ से पेंडिंग है, उसी के बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है इनटू यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। अगर एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया है बट दूसरी पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, अगर एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया है
और दूसरी पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड, दोनों भी पार्टीज का ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, दोनों भी पार्टीज का ऑब्लिगेशन अगर पेंडिंग है, तब ऐसे केस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों भी पार्टीज का अगर ऑब्लिगेशन पेंडिंग है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो वापस से सब कुछ मैं रिवाइज करूंगी, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, हर वो कोई पार्टी जिसको अपना प्रॉमिस निभाना था वो उसने निभा दिया है, एग्जीक्यूटेड। दोनों भी पार्टीज का या तो परफॉर्मेंस बचा है या तो एक आधी पार्टी है जिसका परफॉर्मेंस अभी भी बचा हुआ है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एंड डिपेंडिंग अपॉन दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस बचा हुआ है या एक आधी पार्टी का परफॉर्मेंस बचा हुआ है, उसके हिसाब से या तो वो होगा अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? यस। अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक जो है उसके तरफ बढ़ने के पहले मैं चाहती हूं जितना भी कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है पहले रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, है ना। एंड आई एम रियली सॉरी, आज मुझे पता है काफी लेट हो गया क्लास को शुरू करने के लिए। दैट वाज बिकॉज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाने के वजह से मैं लेक्चर शुरू नहीं कर पाई, बट जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, जो मेरा ब्रॉडवे का कनेक्शन था वो लूज हो गया। तो फिर वहां पे सर्विस स्टेशन में कॉल करने के बाद कनेक्शन आते आते मुझे लेट हो गया, एंड दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई आई वाज लेट, अदरवाइज आई वाज रेडी ऑन टाइम। बट देयर आर सर्टेन टेक्निकल थिंग्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट स्टिल आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाटएवर हैज हैपेंड। ओके, आ जाइए। आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन होने वाला है, क्योंकि अब मैं क्या करने वाली हूं, जितना भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है ना पिछले 8-9 दिनों में, मैं सब कुछ एक साथ रिवाइज करने वाली हूं। और आज पहली बार हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इंस्टीट्यूट कैसे सवालों को पूछती है इससे रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको भी तो समझ में आया कि जो भी मैंने पिछले 8 दिनों में 9 दिनों में पढ़ाया है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुत मस्त मजा आने वाला है आज के दिन पे। तो इन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आपको देना है फुल 100% अटेंशन ऑन वट एवर रिविजन आई एम गोइंग टू टेक राइट नाउ। याद रखना हमेशा, दिस रिविजन इज फॉर यू, इट इज नॉट फॉर मी। तो मैं चाहती हूं सब लोग अपने घर पे बैठे बैठे मेरे साथ रिविजन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे और कहो मेरे साथ। जितना ज्यादा आप रिसाइट करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में रिटेन्ड रहेगा। याद रखना, लॉ का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वो सब्जेक्टिव पेपर है। तो सीपीटी के बच्चों जैसा आपका सुहाना सफर नहीं है। तो याद रखो, रिसाइट करो, रिसाइट रहेगा तो रिटेंशन रहेगा, हाँ या ना। चलो आ जाइए। सबसे पहली बात तो आप लोगों को मेरे साथ बोलना है, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। सो डिफाइन द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? जी हाँ, अग्रीमेंट मतलब क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स एन अग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स एन अग्रीमेंट। और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, सच एन अग्रीमेंट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रॉडर टर्म कौन सा हुआ? ऑब्वियस सी बात है, ब्रॉडर टर्म अग्रीमेंट एंड नैरोअर टर्म वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होता है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। याद कीजिए विराट और अनुष्का जी को, अग्रीमेंट उनका डोमेस्टिक ही रह गया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। याद कीजिए आप कटरीना जी को और सलमान जी को, उनका भी अग्रीमेंट सोशल ही रह गया, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, हाँ है ना। अगला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, क्या है पॉइंट? अगला पॉइंट जो है वो कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगते हैं कुछ एसेंशियल्स। कौन से हैं ये सारे एसेंशियल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगेंगे कम से कम दो पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लगते हैं दो लोग।
One person cannot enter into a contract with himself. You require at least two persons to enter into a valid contract. One person making an offer and the other person accepting that offer. ये दो लोग जो है या तो हो सकते हैं two natural persons, two artificial persons, or a combination of both natural as well as an artificial person. यही पार्टीज के बीच में देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. अगर आपका इंटेंशन डोमेस्टिक या सोशल है तो आपकी अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह जाएगी, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. थर्ड पॉइंट कहता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है. जब तक ये फॉर्मेलिटीज आप फुलफिल नहीं करते तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. जैसे कि से फॉर एग्जांपल अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज टू बी इन राइटिंग, इट शैल बी स्टैम्प्ड, इट शैल बी रजिस्टर्ड, इट शैल बी साइन. तो ये कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है. जब तक आप ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते आपका भी अग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. फोर्थ पॉइंट कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए द टर्म्स शैल बी सर्टेन, दे शैल नॉट बी वेग. अगर आपके टर्म्स वेग है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो भी आपने टर्म्स रखे हैं अग्रीमेंट के टर्म्स शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड. अगर आपके अग्रीमेंट के टर्म्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड देन इस केस में एन एक्ट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज इन इटसेल्फ अनएनफोर्सेबल इन नेचर. वॉइड एब इनिशियो है, ये नल है, इसको आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते हो. देखो ये तो पांचों पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन नंबर 10 जो है, सेक्शन नंबर 10 वो बताता है बहुत सारे असेंशियल एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जिसमें से पहला असेंशियल एलिमेंट है अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस. जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तब तक अग्रीमेंट नहीं होता है, और जब तक अग्रीमेंट नहीं होता है आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. पॉइंट नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज फ्री कंसेंट. दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है दे शुड अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम. इसी के लिए एक लैटिन वर्ड मैंने यूज किया था, इसी लैटिन वर्ड को कहते हैं कंसेंसस एड इडियम. याद कीजिए दीपिका जी को, हाँ या ना, क्या तुम्हें याद है. कंसेंसस एड इडियम, यू शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम. कंसेंसस एट इडियम तो होना जरूरी है, मतलब कंसेंट तो होना जरूरी है, साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स आपका कंसेंट फ्री होना जरूरी है. मतलब इट शैल नॉट बी कॉज ड्यू टू कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. कोअर्शन में होता है फिजिकल प्रेशर. याद कीजिए नाना पाटेकर ने गन पॉइंट पे आरके को मजबूर किया था 20 लाख रुपए का लोन देने के लिए. अनड्यू इन्फ्लुएंस, देयर इज अ मॉरल प्रेशर ना, यहाँ पे फिजिकल प्रेशर नहीं है बट यहाँ पे है मेंटल प्रेशर, मॉरल प्रेशर. रिलेशनशिप के दबाव में आके आपने मजबूरन क्या किया है, दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए अपना कंसेंट दिया है. इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में दोनों भी झूठी बातें बोली गई है, बट पता की बात यह है चाहे आपने जानबूझ के झूठ बोला है या चाहे आपने इंटेंशनली झूठ बोला है, दूसरी पार्टी के साथ धोखा हुआ है और इसीलिए माना जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं है. और एक फिफ्थ पॉइंट है दैट इज मिस्टेक, वो मैंने आपको कहा था मैं बाद में समझाने वाली हूं. नेक्स्ट सेक्शन 10 जो है वो बात करता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. सेक्शन 10 कहता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के पास होना चाहिए द लीगल एबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कब होती है पार्टीज में लीगल एबिलिटी, बट लीगल एबिलिटी के बारे में 10 में नहीं 11 में बताया गया है. सेक्शन नंबर 11 कहता है एवरी पर्सन विल बी
competent to enter into a contract if he is major, sound mind and not disqualified by law. If he is a major, sound mind and he is not disqualified by law. कब माना जाएगा कि आप मेजर हो? When you have completed 18 years of age, तब माना जाएगा that you are a major. आपका माइंड साउंड होना जरूरी है. अगर कोई पर्सन है जो परमानेंटली अनसाउंड माइंड का है, जैसे कि एन इडियट, ही कैन नेवर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर आपका माइंड टेम्परली साउंड, टेम्परली अनसाउंड, तब उस केस में आप तभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो जब आप साउंड माइंड में हो, जैसे कि अ लुनैटिक और अ ड्रंकन पर्सन. And lastly, there are certain persons who have been specifically disqualified by law, जैसे कि a convict cannot enter into a valid contract. अगर आप disqualified नहीं हो, means you are qualified to enter into a contract. फोर्थ पॉइंट कहता है सेक्शन नंबर 10 का, कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है when there is consideration present. No consideration, no contract. कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. इसी के ऊपर मैंने कल एमसीक्यू भी पूछा था. समथिंग इन रिटर्न का लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो. क्या है लैटिन वर्ड? क्विड प्रो क्यो. कंसिडरेशन तो होना जरूरी है, साथ ही साथ आपका कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना भी जरूरी है. प्लस आपका ऑब्जेक्टिव भी कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल होना जरूरी है. इट शैल नॉट बी समथिंग which is forbidden by law, which is regarded as immoral by the court of law, or it should not be something which is fraudulent or opposed to public पॉलिसी. यस और नो गाइस? तो किसी का मर्डर करना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट अलाउड बाय लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. पिछले एक दो दिनों से मैं आपको पढ़ा रही हूं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इनफैक्ट मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. मैंने आपको कहा था जो सेकंड बेसिस पे सारे 5 पॉइंट्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन कर दिया होगा, क्योंकि इसी का मैंने आपको होमवर्क दिया था. अगर नहीं किया है, इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट, एटलीस्ट आज आपको आपका पूरा चार्ट जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि आज का भी होमवर्क मैं देने वाली हूं, एंड दैट इज टुडेज होमवर्क इज you have to classify the types of contracts on the basis of performance. तो आपको सब कुछ लिखना होगा. executed, executory, executory के दो बच्चे, uni एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सारी चीजें लिखना आज आपका होमवर्क है. याद रखना, ये सारी चीजें आपके लिए की जा रही है. सो यू हैव टू बी सिंसियर, नॉट टुवर्ड्स मी बट टुवर्ड्स योरसेल्फ. यस और नो गाइस? यस. देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, contracts are divided into 5 types. 1. Valid contract. What do you mean by a valid contract? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर वो कोई चीज प्रेजेंट है, जिसमें हर वो कोई चीज प्रेजेंट है जो कानून ने कही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो जब बना था तब तो वैलिड था, बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसके वजह से आज आपके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड पॉइंट, void able contract. void able contract, void able contract, able to be void. ऐसा कोई contract which is able to be void is known as a voidable contract. यहाँ पे क्या हुआ है बेटा? यहाँ पे ऐसा हुआ है, one of the parties का consent free नहीं है, it is caused either by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. ऐसी अग्रीव पार्टी के पास एक्शन अवेलेबल है, राइट अवेलेबल है कि अगर वो चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एबल टू बी वॉइड. याद रखना, अगर एक्शन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अगर पार्टी चुप रहती है द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ पॉइंट, इलीगल अग्रीमेंट. ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है को कहते हैं एज एन
लीगल अग्रीमेंट। और इसी पे मैंने आपको लास्ट सेशन में एक सवाल पूछा था, एक सेंटेंस आपको पूछा था, और मैंने आपको पूछा था कि क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल है, आपको मुझे इसका जवाब देना है अलोंग विथ रीजनिंग। सेंटेंस ये था दैट ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो बट all void agreements are not illegal. Is this sentence true or is this sentence false? The answer to this question is 100%. This question is true because my dear friends, आप खुद सोचो, सपोज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया विद अ माइनर, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर जो किया वो वॉइड एब इनिशियो तो है, बट इट इज नॉट इलीगल इन नेचर। यहां पे क्या मैं कोई डकैती नहीं कर रही हूं, क्या मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रही हूं, या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया विच इज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सेबल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो तो है बट वो इलीगल नहीं है। बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसमें ऑब्वियसली अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है, वो इलीगल तो है, इलीगल के साथ साथ वो वॉइड एब इनिशियो भी है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी 100% ऑफ योर आंसर्स वर करेक्ट। इस सवाल के लिए एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसने गलत जवाब दिया है। सो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ योर कि आप लोगों को सारी चीजें समझ रही है, आप सोच पा रहे हो, और सोच ही नहीं, इनफैक्ट आप सही जवाब भी दे रहे हो। यूहू, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। दो आप लोग मेरे सामने नहीं हो बट फिर भी मैं आपको महसूस कर पा रही हूँ, और जो रेगुलरली आप कमेंट्स देते जा रहे हो वो देख के भी मुझे मजा आ रहा है कि आप काफी एक्टिव हो और आप बहुत ज्यादा होशियार हो। हाँ या ना? यस। आगे बढ़ते चलो, ऐसे ही बढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, दुनिया में बहुत आगे जाओगे। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है उसको कहते हैं एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट जैसे ही आप ये टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर लेते हो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल हो जाता है इन नेचर। नेक्स्ट, on the basis of formation, on the basis of formation, here also contracts are divided into 5 types. सबसे पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके टर्म्स जो है दे आर एक्सप्रेस्ड ईदर बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, तो या तो ओरली या तो लिख के अगर आपने टर्म्स डिस्कस किए हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बट याद रखना, हर कोई चीज कही या लिखी नहीं जाती है, काफी चीजें समझने की होती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इंप्लाइड नेचर के होते हैं, और इंप्लाइड नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपने फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे दिया, आप क्लियर भी हो गए, अब आप सोच रहे हो क्यों ना इंटर के लिए लाइव मैम से पढ़ने जाए इन पुणे। पहली बार आप पुणे आए, पुणे के स्टेशन पे जब आप उतरे, आपने सामान उतारा, कूली आया और उसने आपका सामान उठाया, आपने उसको हाँ भी नहीं कहा है, ना भी नहीं कहा है, तो ऑब्वियसली इट इज इंप्लाइड दैट यू हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर टू टेक योर लगेज टिल द रिक्शा स्टैंड। इंप्लाइड है, ये बातें समझने की। बट पहली बार आप पुणे में आए हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कूली के रेट्स क्या होते हैं। अब ऐसे केस में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ एन इंप्लाइड नेचर एंड इज नोन एज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बट जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस नोन होते हैं, जैसे कि ऑक्शन सेल में सेल बाय स्ट्राइक ऑफ हैमर, यहां पे स्ट्राइक ऑफ हैमर हुआ है। स्ट्राइक ऑफ हैमर, हमने ना कुछ बोला है ना कुछ लिखा है, बट स्ट्राइक ऑफ हैमर से अब ये समझ में आ जाता है कि क्या समझ में आ जाता है कि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है और कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सेप्ट हो चुका है। बट आपको पता है एग्जैक्टली उस चीज के लिए आपको कितने पैसे देने। टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने ऑब्लिगेशंस डाले हुए हैं आप लोगों के लिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज कॉसी contracts. And what do you mean by e-contracts? ऐसे कोई contracts which are entered through the electronic means are known as e-contracts. देखो, बदलते वक्त के साथ
लॉ को भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे पहले कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फिजिकल फॉर्म में बनाए जाते थे आज क्योंकि आईटी रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है, टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, लॉ मेकर ने कहा क्यों ना बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कानून को भी बदला जाए और आज के जमाने में ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर टोटली अलाउड इन नेचर। उसके वजह से तो आप ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो ना। दीज आर नथिंग बट दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे one or both the parties are entering into a contract using the electronic means। और आज जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये था, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर अगर ऐसा हुआ है कि दोनों भी पार्टीज को जो भी अपने ऑब्लिगेशंस निभाने थे वो निभा दिए हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। हर वो कोई पार्टी जिसको अपना रोल निभाना था वो रोल निभाया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर एक आधी पार्टी का परफॉर्मेंस बचा है या दोनों पार्टीज के परफॉर्मेंसेस बचे हुए, उसको कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस बचा है तो उसको कहते हैं बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक आधी पार्टी का परफॉर्मेंस बचा है तो उसको कहते हैं यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइज? यस। तो ये था रिविजन ऑफ व्हाटएवर आई हैव डन इन द पास्ट फ्यू डेज। अब आज मैं आपके साथ करने वाली हूं क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं आप सब लोगों से, प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन्स। मैं इसको जूम इन करती हूं। अगर आपने हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बैंक ई बुक में मिल चुकी होगी, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट वरी, जस्ट फॉर ऑल आई एम डिस्प्लेइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, अभी हम लोग राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आज के सेशन का हमारा इंटेंशन जो है इज ओनली टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। राइटिंग कैसे करनी है, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, वो भी हम देखने वाले हैं। आज ये तो समझ लो कि इतने दिनों में जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है उसका कुछ रिजल्ट है भी या नहीं है। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, ए प्रोमिसेस। तो देखो यहां पे इनिशिएशन ए के साइड से आया है। ए प्रोमिसेस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹5 लाख। ए प्रोमिसेस टू सेल हिज हाउस टू बी। ए, सपोज मैं ए हूं, मैं आपको बोल रही हूं, प्रॉमिस दे रही हूं टू सेल माई हाउस टू बी फॉर ₹5 लाख। योर who is the promisor and who is the promisee? Obviously a promises, क्वेश्चन में लिखा a promises, a promises, a promises। तो यहां पे promisor कौन होगा? a promisor। और promisee कौन होता है? जिसको आपने ये प्रॉमिस दिया है उसको माना जाएगा as the promisee। तो obviously b will be the promisee। सपोज इंस्टीट्यूट इसको अदर वे राउंड पूछती, तो देखो अगला ही क्वेश्चन नंबर 2। B agrees to buy a house from A for ₹5 lakh। B agrees, B के साइड से इनिशिएशन हुआ, so who is the promisor? Yes, promisor is B and promisee is A। Yes or no guys? Yes। आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है ये। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था, कुछ इसी सिमिलर लाइन से पूछा था, मेरा और वरुण का। याद है आपको कि वरुण मेरा बचपन का दोस्त है जो मेरे मुंबई के घर
कि बाजू में ही रहता है और मैंने उसको मेरे ब्रदर की शादी में इनवाइट किया था और क्योंकि वो आने वाला था मैंने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाया, तो कैन आई स्यू वरुण? और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड गिवन मी द करेक्ट आंसर कि मैम आप स्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके और वरुण का रिश्ता जो है वो सोशल है इन नेचर, सोशल अग्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, और क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना यू विल हैव नो राइट्स अगेंस्ट मिस्टर वरुण धवन। हाँ या ना? वैसे ही कुछ सिमिलर टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखो, X invites Y, a film actor, to his daughter's engagement and dinner party. तो X ने Y को इनवाइट किया है। Y कौन है? He is an Bollywood actor. Y accepts the invitation and promises to attend. और वो एक्सेप्ट भी करता है और प्रॉमिस भी करता है कि मैं आपकी बेटी की सगाई में आऊंगा। X made special arrangement for Y at the party, but he did not turn up. X enraged with Y's behavior. गुस्सा हो गया उन्होंने कि ऐसे कैसे कर सकता है मेरा ये मूवी एक्टर दोस्त, एक्टर बन गया तो क्या दोस्ती भूल जाएगा? उसने वादा किया था कि वो मेरी डॉटर की शादी में आएगा, ऐसे कैसे नहीं आया? He wanted to sue for loss incurred in making the special arrangement. X is seeking for your advice. तो जैसे कि अगर आप X के लीगल एडवाइजर हो, आपको एडवाइस करना है X को कि क्या X Y को स्यू कर सकता है। तो देखो, मुझे पता है आपके मन में ऑलरेडी सवाल का जवाब आ गया और आप कह रहे हो नो मैम स्यू नहीं कर सकता है, बट देखो वापस से मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपका ये जो सफर है ना फाउंडेशन का, वो सीपीटी के बच्चों जैसा सुहाना नहीं है जहां पे एक सवाल है और 4 गोले हैं। यहाँ पे तो आपको आंसर एक्चुअली लिख के देना है एग्जामिनर को। तो सिर्फ हाँ या ना से बात नहीं बनेगी। हाँ या ना? आप कहोगे तो सही कि नो एक्स कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट वाई, बट क्यों 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 आप केस फाइल नहीं कर सकते? इसका आंसर आपको लिखित में रीजंस के साथ देना होता है। कैसे देना है वो आज के सेशन में ही मैं आपको बताने वाली हूँ। वेट, थोड़ी सी धीरज रखिए। हाँ या ना? बट पहले सुन तो लो, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना है। बट पहले ये आंसर क्या है? देखो, यहां पे एक्स वाई के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है। क्यों फाइल नहीं कर सकता है एक्स वाई के अगेंस्ट? क्योंकि देखो, एक्स और वाई का रिश्ता जो है वो दोस्ती का है, मतलब दोस्ती यारी में उसने अपने दोस्त को इनवाइट किया था जो मूवी एक्टर था और दोस्त ने हाँ भी कहा था। तो यहां पे रिलेशनशिप सोशल है इन नेचर। कभी भी इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना था ही नहीं, और नो इन्फोर्सिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, नो इन्फोर्सिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये चीज दोनों के बीच में अग्रीमेंट की तरह ही रह जाती है, और क्योंकि अग्रीमेंट रह जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। एक्स कैन नॉट स्यू वाई। कैसे लिखना है मैं बताऊंगी, डोंट वरी। पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। A father promised to pay his son a sum of rupees 1 lakh. फादर सन, फादर सन, फादर सन, क्लिक हो जाना चाहिए कि दोनों के बीच का रिश्ता डोमेस्टिक है। A sum of rupees 1 lakh if the son passed the CA examination in the first attempt. तो पापा ने बेटे से वादा किया है कि हे बेटा, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाते हो, मैं आपको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दूंगा। The son passed the examination in the first attempt, but the father failed to pay the amount as promised. So the son, अब सीए बन गया ना बेटा, ज्यादा होशियारी बता रहा है। Son files a case for the recovery of the amount against his father. पापा के अगेंस्ट ही केस फाइल कर दिया for this rupees 1 lakh. State whether the son can recover the amount under the Indian Contract Act. पिताजी भी कह रहे बेटा, अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, तेरा बाप हूं मैं। हाँ है ना? ये केस मेंटेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है मेंटेनेबल ये केस? क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता डोमेस्टिक है ना, बाप और बेटे का। यहाँ पे लीगल इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। नो एनफोर्सिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट ही रह जाएगा, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट
नहीं बनेगा. Thus the son will not be able to recover this amount from his father. अब देखो ऐसे सवालों के जवाब आपको कैसे देने हैं. Just 1 second, I'll get my stylus pen. देखो कोई भी सवाल जो इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में पूछती है, okay, this thing that I'm going to tell you all right now is very 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 important. Okay, कि आपको आपके आंसर्स प्रेजेंट कैसे करने हैं. ठीक है, और अगली वीक से तो मैं आपको हर रोज एक सवाल देने वाली हूं और आपको आपके नोटबुक में सवाल का जवाब देना है, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट विद द राइटिंग प्रैक्टिस, है ना. सिर्फ समझ के या याद करके नहीं चलेगा. याद रखना, जब तक आप आपका नॉलेज एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका जो नॉलेज एक्सप्रेस करने का जरिया है इज द आंसर पेपर. सो द ओनली मीडियम थ्रू विच द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड वेदर यू आर इंटेलिजेंट और नॉट इज द आंसर पेपर. तो आपको आपका नॉलेज एक्सप्रेस करते आना चाहिए. तो देखो, जब कभी भी इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है, फाउंडेशन लॉ के पेपर की मैं बात कर रही हूं, इंस्टीट्यूट दो तरीके से आपको सवाल पूछ सकती है. वन टाइप इज just 1 second. Okay, so the first way in which the institute can ask a question is in the form of a direct theory question, in the form of a direct theory question. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से. कैसे सवाल पूछा है इंस्टीट्यूट ने? इंस्टीट्यूट पूछती है कि सेक्शन 10 के हिसाब से आपको हमें बताना है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ a valid contract. Suppose this is a direct theory question that the institute has asked you. Pattern to answer for a direct theory question. I'm so sorry for my handwriting. Actually, my stylus pen, it's not working, and because of the lockdown, all the shops are closed. So I'm not able to repair it also. So देखो, अगर क्वेश्चन is a direct theory question, जैसे कि इंस्टीट्यूट पूछ रही है what are the various essential elements to form a valid contract under section number 10. तो देखो
कोई भी सवाल का जवाब आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखना है। जब कभी भी आप जवाब देते हो ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, सबसे पहली बात तो आप पहले वाले मार्जिन में आपका आंसर नंबर लिखोगे। सो सपोज दिस इज आंसर नंबर 1, क्योंकि देखो अगर आप कौन से सवाल का जवाब लिख रहे हो वो नहीं लिखोगे तो इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू चेक दैट पर्टिकुलर आंसर। तो डायरेक्टली आंसर लिखने की घाई मत करो, सबसे पहले आप ये लिखो कि आप कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो। तो सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और इसी का मैं जवाब दे रही हूं, तो सबसे पहले मेरे मार्जिन में मैं लिखूंगी आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। उसके बाद अब जब मैं आंसर लिखती हूं, आंसर लिखते वक्त भी मुझे पैराग्राफ फॉर्मेट में अपने आंसर्स को नहीं लिखना है। आई विल हैव टू राइट इट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 the following are the various essential elements in order to form a valid contract। ऐसे करके मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में। फिर मैं जाऊंगी विद पॉइंट नंबर 1 और मैं हेडिंग दूंगी दैट देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। और फिर लॉफुल कंसिडरेशन को एक्सप्लेन करूंगी। पॉइंट नंबर 2, देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस। There should be a proper offer and a proper acceptance. Point number 3, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना जरूरी है। हेडिंग explanation. Point number 4, it shall not be expressly declared as void। ये मैंने आपको कहा था मैं बाद में सिखाने वाली हूं, बट हेडिंग तो है सेक्शन नंबर 10 में। तो ऐसे करके मुझे क्या करना होगा, हर एक पॉइंट को मुझे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना होगा। हेडिंग एक्सप्लेनेशन, हेडिंग एक्सप्लेनेशन, हेडिंग और एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से आपको जवाब देना होता है फॉर अ क्वेश्चन विच इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। बट सपोज इंस्टीट्यूट ने आपको सवाल पूछा है इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। इंस्टीट्यूट ने आपको सवाल पूछा है इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। तो देखो अज्यूम करते हैं क्वेश्चन ये है कि एक्स इनवाइट्स वाई अ फिल्म एक्टर टू हिज डॉटर्स एंगेजमेंट एंड डिनर पार्टी। और क्योंकि वो आने वाला था, स्पेशल अरेंजमेंट्स की है, बट फाइनली वो टर्न अप नहीं होता है, तो सवाल इंस्टीट्यूट पूछ रही क्या एक्स वाई को स्यू कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कहते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ केस स्टडी। सो बेसिकली इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछ रही है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एक सीन क्रिएट किया है, एक सिचुएशन क्रिएट की है जो प्रैक्टिकली अराइज हो सकती है, और इसी सिचुएशन को आपके आंखों के सामने रखा है और पूछा है आपको कि अगर आप इस पर्टिकुलर एक्स के लीगल एडवाइजर होते तो आप एक्स को क्या सुझाव देते, आप एक्स को क्या एडवाइस देते। तो देखो ऐसे सवालों के जब आप जवाब देते हो आपको ऐसे जवाब देना होगा जैसे कि आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और क्लाइंट आपका मिस्टर एक्स है, वो आपके पास आया है। जैसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल आप उस बंदे को, आपके क्लाइंट को आप जवाब देते, उसी तरीके से आपको एज अ स्टूडेंट आपके एग्जामिनर को जवाब देना है। ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करने होंगे। सबसे पहला हिस्सा जो होगा दैट विल बी फैक्ट्स। दिस इज आंसर टू अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले आप लिखोगे फैक्ट्स, और इसी फैक्ट्स में जो सिचुएशन है जो एग्जामिनर ने पूछी है वो आपको लिखनी होगी इन 1
से मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस में, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन में दिए वो आपने फैक्ट्स में लिख दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो क्रक्स है उस सवाल का वो आपको एक्सप्लेन करना होगा एक या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस में। जैसे कि यहां पे आप कह सकते हो, एक्स इनवाइटेड हिज फ्रेंड हु इज अ बॉलीवुड एक्टर एट हिज डॉटर्स एंगेजमेंट बट ही डिड नॉट टर्न अप। सेकेंड पॉइंट जो है वो आप लिखोगे रेफरेंस का। इसी रेफरेंस में आप लिखते हो कि कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहां पे आपको लिखना होगा, यहां पे आपको लिखना होगा अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें। तो आप कहोगे अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, सॉरी, enforceable by law. A contract is an agreement enforceable by law. Agreement is offer plus acceptance. An agreement in order to turn a contract shall have the intention to create a legal obligation. तो यहां पे आपने क्या दिया है, रेफरेंस दिया है कि कानून क्या कहता है। अगर कोई केस लॉ है तो आपको केस लॉ का नाम लिखना होगा। केस लॉ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। मैंने आपके क्लास में शायद से एक ही केस लॉ अभी तक पढ़ाया है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर, बट डोंट वरी, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, अगला ही टॉपिक हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस का है, वहां पे मैं आपको बहुत फेमस केस लॉस पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, एक फेमस केस लॉ है चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो बहुत सारे केस लॉस हम यहाँ पे फाउंडेशन लेवल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई केस लॉ होता है जो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपको केस लॉ का नाम लिखना काफी है। आपको केस लॉ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी। बट देखो, अगर एग्जैक्ट केस लॉ का नाम याद नहीं आता तो प्लीज, इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट, अपने खुद के केस लॉज मत बनाइए। ओके, please write down the case law only if you know the exact name of the case law. वैसे ही अगर आपको सेक्शन नंबर याद है, प्लीज ऑल्सो राइट डाउन द सेक्शन नंबर। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है, डू नॉट राइट डाउन द सेक्शन नंबर। अननेसेसरी क्या होता है, जैसे कि अगर सपोज ये सवाल सेक्शन नंबर 10 से रिलेटेड है, आपने सेक्शन 11 लिख दिया, इट गिव्स द क्लू टू द एग्जामिनर कि आपको 10 तो नहीं आता है, आपको 11 भी नहीं आता है। तो ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, इज्जत में रहो। अगर सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है, स्ट्रेट अवे लिख दो अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और आगे आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस में आप क्या करते हो, इसी लॉ को आप सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करते हो। तो अब आप एनालिसिस में लिखोगे, इन द गिवन केस ऑल्सो X invited Y for his daughter's marriage. X and Y are friends, thus they have a social relationship between themselves. And because there is a social relationship, there cannot be an intention to create a legal obligation. And thus, the agreement stands to be a domestic agreement and cannot be turned as a contract. और फाइनली लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, आप दोगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन में लिखते हुए आप कहोगे, एज द agreement between X and Y remained as a domestic agreement and did not turn into a contract, X will not have any rights against Mr. Y and X will not be able to sue Y and claim the damages. ऐसे करके आपको लिखने होते हैं वो सवालों के जवाब जो पूछे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। मैं चाहती हूं आप आपके नोटबुक्स के फर्स्ट पेज पे आओ। मैंने आपको कहा था एक पेज ब्लैंक रखना, और वहां पे आप इस चीज को लिखिए कि कैसे आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके पॉइंट वाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। और अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए फैक्ट्स, रेफरेंस, एनालिसिस
एंड कंक्लूजन। तो खोलिए अपने नोटबुक्स और लिखना शुरू कीजिए। कम ऑन। पैटर्न टू आंसर फॉर अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। लिखिए फटाफट। चलो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों का ये लिख के हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाउंडेशन लेवल से ही आपका लॉ का पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। आपको पता है, मैंने पहले दिन भी कहा था, लॉ और अकाउंट्स, बस ये दोनों ऐसे पेपर्स होते हैं जो फाउंडेशन लेवल पे भी है, इंटर पे भी है, एज वेल एज सीए फाइनल लेवल पे भी है। तो कैसे लॉ के आंसर्स आपको लिखने, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है तब तक आपको अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिल ही नहीं सकते। तो अगले पेज पे आपको लिखना होगा हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन द आंसर ऑफ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन।
ये चीज भी लिख दीजिए। तो आपके नोटबुक को ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, एक मार्जिन, एक छोटा मार्जिन और एक कंटेंट के लिए जगह। सबसे पहले तो आप लिखोगे जो भी क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हो, फिर आपको ऐसे सवालों के जवाब 4 पार्ट्स में डिवाइड करने होते हैं, फैक्ट्स, रेफरेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। कमिंग वीक से हर रोज हम क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं, क्लास के वक्त भी और होमवर्क के द्वारा भी, दोनों भी चीजें होने वाली है। Only practice is going to make you perfect. Okay, so we require this practice. फैक्ट्स में आप लिखते हो जो कुछ भी इंस्टीट्यूट ने आपको सवाल पूछा है उसको आप एक्सप्लेन करते हो। सो बेसिकली आप एग्जामिनर को बताते हो कि मुझे समझ गया है आप जो पूछना चाहते हो, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन आपको ठीक से नहीं समझा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जवाब तो सही हो ही नहीं सकता है। रेफरेंस में आप कानून के बारे में लिखते हो कि कानून ऐसी सिचुएशन में क्या कहता है। एनालिसिस में आप इसी कानून को क्वेश्चन पे अप्लाई करते हो और फाइनली एट द एंड कंक्लूजन में आपको 1 या 2 सेंटेंसेस में आपको जवाब देना होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस जो भी सवाल इंस्टीट्यूट आपको पूछती है कि क्या एक्स वाई के अगेंस्ट यू कर सकता है। सो नो, एक्स कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट वाई बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव। आज का सेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चीज को आपको फाइनल लेवल तक याद रखना है कि कैसे लॉ के जवाब आपको एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करने होते हैं। तो चलो, घड़ी का कांटा यही कहता है कि आज के लिए मुझे आपको अलविदा कहना होगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू ऑल टुमारो।